हमारे जो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स है उसके सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है रेडिएशन डिटेक्टर्स का। और हम गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में जो पिछली बार लेक्चर में किया था उसका डिस्कशन, उसका सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। हमने उसमें ये देखा था कि जब भी आयनाइजेशन रेडिएशन आएगा तो जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है या जनरल चैम्बर है गैस फील्ड डिटेक्टर का, जिसके अंदर एक इनर्ट गैस है या कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स में इनइलास्टिक कोलिजन्स के द्वारा आयन पेयर्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन होगा। जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव जो है आयन, जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मास कम होता है, लाइट वेट हैं, तो वो जल्दी ट्रैवल करते हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और इसलिए डिटेक्शन जो है एनोड पे हमें करना इजी होता है। और जब ये चार्ज कलेक्ट होगा Q = NE एनोड पे, तो इस केस में एक पल्स फॉर्मेशन होगा, डेफिनेट पोटेंशियल ड्रॉप हैविंग अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। इस पल्स को आउटपुट में प्री एम्पलीफायर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है थ्रू रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो और जब हम इसकी वर्किंग को देखा तो उसमें एक कर्व हमने प्लॉट किया था, जिसको हम अभी आज भी रिपीट करेंगे। ये जो कर्व है ये पल्स हाइट वर्सेस वोल्टेज को शो कर रहा है। इस कर्व में बेसिकली 4 रीजन्स ड्रॉ किए थे और जो कि हमें ये बताते हैं कि वाई एक्सिस पे पल्स हाइट है, या ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ आयन्स जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं एट अ गिवन वोल्टेज, एनोड का वोल्टेज V, जो कि एक्सिस पे प्लॉट किया गया। ना इसको समझने के लिए ईच रीजन वाइज इनिशियली हम फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपको बताया था जो भी इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स हैं वो पैदा तो होंगे बट वो रिकम्बाइन कर जाएंगे एंड आपको उसके अंदर बाहर कोई चार्ज एनोड पे कलेक्ट नहीं होगा और देयर विल बी नो करंट इन द आउटपुट। लेकिन अगर आप छोटा वोल्टेज लगाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और अगर ये वोल्टेज बहुत कम है, फर्स्ट रीजन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि बहुत स्मॉल है तो उसकी वजह से वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी कि वो आयंस को रिमूव करे और कलेक्शन होने दे। तो ये जो फील्ड है वो मदद नहीं करती है कलेक्शन एट द एनोड एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस जो कलेक्ट हुए हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं। और इस केस के अंदर 2 प्रोसेसेस जो हैं वो कॉम्पीट करेंगे। पहला है कि रिकॉम्बिनेशन, जैसा कि शुरू में भी बताया था, जब नहीं होता है कोई फील्ड तो भी रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ भी एक डोमिनेंट प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर लॉस ऑफ आयन पेयर्स होगा, रिकॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होके और वापस वही स्थिति में आ जाएंगे, एक न्यूट्रल स्टेट होगी। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कुछ आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि आपको पता है कि वो लीनियरली जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आयंस हैं वो मूव करते हैं, तो अलोंग द रेडियल लाइंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जैसे जैसे अब इस केस में E बढ़ेगा फर्स्ट रीजन में, तो आयन जो हैं वो थोड़े मूव करने लगेंगे, बिकॉज वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और इससे जो रिकॉम्बिनेशन की रेट है वो कम हो जाएगी। और इसका कारण जो इलेक्ट्रोड पे जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स खासकर हम बात कर रहे हैं जिससे पल्स बनेगी, वो सफिशिएंट नंबर में पहुंच पाएंगे और वो डिटेक्ट हो पाएंगे। तो फर्स्ट रीजन जो है
इसको हम कहते हैं बेसिकली रिकॉम्बिनेशन रीजन। इसके बाद या इसके एज से अगर और वोल्टेज इंक्रीज़ होता है तो हम सेकंड रीजन में आते हैं। ये जो सेकंड रीजन है इसके अंदर, क्योंकि अब वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज है वो सफिशेंट है और ये प्राइमरी आयनाइजेशन को प्रमोट करता है तेज़ी से, तो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी आयनाइजेशन होगा और उससे लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स एक टक्कर से मैनी टाइम्स प्राइमरी आयनाइजेशन इंड्यूस हो जाएगा और आयन पेयर्स फॉर्मेशन होंगे। और इस केस में रिकॉम्बिनेशन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसकी रेट ऑलमोस्ट इट विल कम टू ज़ीरो। जो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और तो उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी बाकी मॉलिक्यूल्स में और उससे अलग इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स जो हैं वो न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस से प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस रीजन को हम कहते हैं आयनाइजेशन रीजन, और जो चैम्बर इसके ऊपर जो डिटेक्टर बेस होगा वो आयनाइजेशन चैम्बर कहलाएगा। इसको से कुछ कई बार सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं। थर्ड, अब इसके अंदर और अगर हम हाई इंक्रीज़ करते हैं तो आप इस ग्राफ में पाएंगे कि 2 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं थर्ड रीजन में। तो फर्स्ट अर्ली पार्ट और उसके बाद फोर्थ से पहले एक जो पतली पट्टी है, तो इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो हम रीजन जो है अब 3 में आ गए हैं। इस केस के अंदर वोल्टेज बढ़ाने से लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है और उसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी काफ़ी रहेगी एक टक्कर के बाद भी, और उसकी वजह से कई मल्टीपल कोलिजन्स होंगे और उनसे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आएंगे और गैस का मल्टीप्लिकेशन विल से कि इसके अंदर गैस मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स लगातार टूटेंगे जब तक कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल मिनिमम होके नहीं ख़त्म हो जाती। तो इस इंक्रीज वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट होंगे प्राइमरी आयनाइजेशन से वो टक्कर करेंगे, क्योंकि उनकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी और बहुत सारा जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है रीजन 3 का, उसके अंदर गैस मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर अगर हम कहें इस m, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की एनर्जी कितनी है गिवन वोल्टेज के लिए। अब अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा लेके आता है और बीटा पार्टिकल कम लेके आता है, तो नेचुरली जहाँ ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा करेगा। बट तो इस केस में जो डिटेक्टर है वो जो पल्सेस देगा या पोटेंशियल ड्रॉप कह लीजिए, ये बताया था पल्सेस आर जस्ट पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ए फाइनाइट टाइम इंटरवल। सो पल्सेस जो हैं वो अलग अलग हाइट की होंगी। क्यों? बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज इस केस में या चार्ज कलेक्टेड इज़ डिफरेंट, सो चार्ज विल रेगुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप एंड देयरफॉर फॉर डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट हाइट आएगी। वोल्टेज पल्स की जो पल्स हाइट है वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द आयनाइजेशन, कितना है, अल्फ़ा से है या बीटा से। तो नेचुरली बीटा जो है उसकी पल्स हाइट स्मॉल होगी और उसकी लार्ज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में ये जो डिटेक्टर है ये पता कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है कि पार्टिकल अल्फ़ा आ रहा है या बीटा आ रहा है, और एक ये भी कि उनके अंदर भी उनकी एनर्जीज़ अगर अलग अलग आ रही हैं तो वो डिटेक्ट कर पाता है। जैसे अगर आप इनर्ट गैसेस में लें तो हीलियम जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी भी एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है गैसेस के लिए। जैसे अगर एयर लें तो करीब 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन यही हाइड्रोजन गैस में भी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, और नियॉन में ये 29 पॉइंट समथिंग 7 रहती है, और अगर आर्गन लेते हैं तो 28 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहती है। तो इस केस में पल्स हाइट जो है वो इनिशियल आयनाइजेशन के प्रोपोर्शनल होगा।
एंड देयरफॉर ये एक डिटेक्टर, इसको क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन हो रही है on the type of particles and the initial ionization energy and types, therefore इस रीजन को हम प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। और इसके बाद अगर वोल्टेज जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो हम जो थर्ड की अपर एंड वाली पट्टी है उस पे पहुंच जाते हैं, और उसमें जो केस होता है वो ये है कि इसके अंदर प्रोपोर्शनलिटी धीरे धीरे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स पैदा हो रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगती है। इसको हम जो अपर वाला रीजन है उसको लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी का रीजन भी बोलते हैं। इसलिए तो ये तो हुआ। अब इसके ऊपर जो तो प्रोपोर्शनलिटी रीजन है, और इसके ऊपर जो डिटेक्टर बेस होगा वो प्रोपोर्शनल काउंटर होगा ना। जो अब लास्ट पार्ट हमारे को इसमें रह गया वो ये है कि अगर थर्ड रीजन के प्रोपोर्शनल रीजन के बाद में भी अगर हम एनोड का वोल्टेज इंक्रीज़ करते रहें, डीसी वोल्टेज, तो यहाँ पे जो पल्स साइज़ है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर होगा, वॉल्यूम लिमिटेड है उस चैम्बर का, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर में हो गए, कन्फाइंड हो गए अंदर वॉल्यूम में, तो सारे जब ऑलमोस्ट टूटने लग जाएंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से वो ओरिजिनेट होके आए हैं। मीन्स वो अल्फ़ा से आ रहे हैं या बीटा से आ रहे हैं या गामा से आ रहे हैं। इवन अगर न्यूट्रॉन की बहुत एनर्जी है और वो आके किसी मॉलिक्यूल को तोड़ देता है और इतनी एनर्जी के साथ, तो वो भी इस रीजन में, फोर्थ रीजन में, ये डिस्टिंग्विश डिटेक्टर नहीं कर पाएगा कि ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ से आया है। तो इस केस के अंदर जो सारे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो सेम हाइट के होंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उनकी ख़त्म हो जाएगी डिटेक्शन की। तो उनकी क्या एनर्जी है, उनका क्या टाइप है, ये जो मतलब प्राइमरी आयोनाइजेशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का डिटेक्शन कर रहा है। मींस ये सिर्फ एक नंबर काउंटिंग कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि कितनी एनर्जी से लेके आया था, तो कितने कोलिजन्स हुए, या फिर उनका टाइप क्या था। और इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये एक ब्लाइंड डिटेक्टर रीजन है, जिसके अंदर की पार्टिकल टाइप और एनर्जी के ब्लाइंड। इस रीजन को हम गाइगर म्यूलर जीएम रीजन भी बोलते हैं। और इस रीजन के बाद और वोल्टेज अगर बढ़ा दें तो आफ्टर फोर्थ एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज इसमें स्टार्ट हो जाता है, और इसको बोलते हैं अवलांक। तो एक अवलांक आ जाता है, और डिटेक्टर जो है वो इसको अब फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड परमानेंटली दिस डिटेक्टर ट्यूब बिकम्स अनयूजेबल। सो अब ये जो पार्ट है इसका हम समापन कर देते हैं, और इसके बाद अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसके अंदर हम आयनाइजेशन चैम्बर करेंगे, उसके बाद में फिर हम प्रोपोर्शनल काउंटर एंड जीएम काउंटर्स को करके एक गैस फील्ड डिटेक्टर के पार्ट को कंप्लीट करेंगे।